नमस्कार, मैं हरवीर सिंह और आज हम बात करेंगे हिंद किसान के नए एपिसोड में सरकार के उन नए कानूनों की जिनको उन्होंने अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला किया है और जो देश की कृषि और किसानों के लिए क्रांति लाने की बात हो रही है कि इसमें तमाम सारे जो है ऐसे कदम हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन 5 जून को ये अध्यादेश आए हैं जब देश में लॉकडाउन का माहौल था, कोविड का मसला चल रहा है, उसके बीच वन नेशन वन मार्केट, एक राज्य एक बाजार, तो ये कुछ इस तरीके के बड़े बड़े जो बातें की गई हैं उनको लागू करने के लिए अध्यादेश लाए गए और अध्यादेश को नाम भी फार्मर प्रोड्यूस जो है ट्रेड कॉमर्स रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन 2020 करके उसको दिया। तो कुल मिलाकर के एक तो ये सिर्फ फसल का मसला नहीं है और बहुत सारी चीजें उसमें शामिल कर ली गई है जो किसान किसी भी तरीके से बाजार में ला सकता है। इसके अलावा और भी 2 अध्यादेश हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज का था, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस अध्यादेश की जो सबसे ज्यादा विवादित है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। आइए एक नजर आपको दिखाते हैं कि देश के कुछ राज्यों में लगातार इस अध्यादेश का किस तरीके से विरोध हो रहा है। किसानां दा मंडी बोर्ड वेचण वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। चोण वादियां तो भज्जी कैप्टन सरकार मुर्दाबाद। तो ये सिर्फ एक झलक भर थी। मंडी व्यवस्था को लेकर के केंद्र सरकार का मानना है कि उससे बाहर आप इस तरीके से किसान के उपज की खरीद बिक्री का मौका देंगे। लेकिन एक जो बड़ा डर है कि अगर ये अध्यादेश, ये कानून उस तरह से लागू होता है जो इसमें प्रावधान है, तो मंडी का जो सिस्टम है उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और साथ ही किसानों के सामने एक बड़ा चैलेंज है, उनका जो सबसे बड़ा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ही खत्म हो जाए। तो ये इस तरीके का मसला है क्योंकि मंडी के बाहर जब सब उपज बिकेंगी तो शायद मंडी के अंदर कामकाज आने वाले दिनों में ठप होगा, क्योंकि बाहर ये लालच है कि उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तमाम सारे ऐसे मसले हैं। और इसका नजारा भी हमें देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी थे मंडी के, पिछले दिनों उनको हटा दिया गया। तो ये इस तरीके से एक तरीके का विवादित मसला है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। इसलिए हमने सोचा कि इस पर बात करें, विस्तार से बात करें। हमारे साथ किसानों के प्रतिनिधि के रूप में है वीएम सिंह, जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक हैं, और डॉक्टर पीके जोशी हैं जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर हैं। तो दोनों मेहमानों का स्वागत है। हम लोग चर्चा पर आगे चलें उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कृषि अध्यादेशों में सबसे विवादास्पद अध्यादेश फार्मर प्रोड्यूस यानी कृषि उपज के व्यापार से जुड़ा है। बाकी दूसरे अध्यादेशों की ही तरह मोदी सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश बीती 5 जून को लागू कर दिया। इस अध्यादेश में किसानों की उपज ही नहीं, उत्पादों का भी जिक्र है, यानी ये केवल फसलों से संबंधित नहीं बल्कि सभी कृषि उत्पादों का इसमें जिक्र है। इनमें पशुपालन, पोल्ट्री जैसी दूसरी गतिविधियां भी शामिल हैं। इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सीधे राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय स्तर पर किसान से खरीदने, व्यापार करने, लाने, ले जाने और स्टोर करने की छूट है। यानी किसानों से कोई भी शख्स, कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति, एफपीओ खरीद कर सकती है। लेकिन जून में इसे लाए जाने के बाद से ही किसान संगठन सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि महामारी के वक्त हड़बड़ी में कानून क्यों लाया गया। दरअसल देश में 85% किसान छोटी जोत वाले हैं।
और उनकी सालाना पैदावार इतनी नहीं होती कि वह हर बार नजदीकी मंडी ही जा सकें। ऐसे में फसल बेचने के लिए दूसरे राज्यों में जाना अव्यावहारिक फैसला लगता है। इस पूरे अध्यादेश में एमएसपी का जिक्र न होना किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। इससे एपीएमसी यानी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिसे मंडी में काम करने वाले किसान और व्यापारी के साथ लाखों लोग सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल अध्यादेश का हर पहलू विवाद समेटे है, यानी सवाल संघात्मक ढांचे के ताने बाने को चोट पहुंचाए जाने का भी है। दरअसल कृषि मार्केटिंग राज्य सूची में आता है, लेकिन खाद्य सामग्रियों का वाणिज्य और व्यापार समवर्ती सूची में है। इसी के तहत एपीएमसी की व्यवस्था की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें एग्री मार्केटिंग की जगह ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि विवाद की जड़ है। कुल मिलाकर किसानों को इस अध्यादेश से कई पहलुओं से दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मैं वीएम सिंह जी पहला सवाल आपसे करता हूं, क्योंकि आप लोग और तमाम सारे किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो अध्यादेश लेकर के आई है वो किसानों के बताया तो हित में जा रहा है, लेकिन किसान बड़े तादाद में और आप जैसे लोग कहते हैं कि ये किसानों के खिलाफ है। एक तो सवाल ये भी उठता है कि जब देश में इस तरह की महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि इस तरह का कानून को, ऐसी क्या सामयिकता थी, ऐसा क्या टाइमलीनेस थी कि उसको ऐसे वक्त लाया जाए जो कि देरी ना किया जा सके और संसद का जो सत्र है उसके आने का इंतजार ना किया जाए। तो ऐसा क्यों मसला लगा सरकार को, क्या जल्दबाजी थी? जैसे आपने कहा, कोरोना के समय जब देश को लॉकडाउन के अंदर किसानों ने खिलाने का काम किया, भरपूर खुराक दी जी, उस समय आप किसानों के लिए भला नहीं कर सकते तो ऐसे अध्यादेश लेके आना? कौन सी आग लगी थी? अभी कौन सी फसल आ रही थी? अभी अक्टूबर में फसल आएगी ना। अभी ऐसा क्या हो रहा था कि आपको एकाएक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? आज ऐसी क्या आग लगी थी कि आपको 3 फटाफट ऑर्डिनेंस एक के बाद एक लेके आने की बात पड़ गई? वो भी आप कह रहे हो जब किसान बाहर निकलता है खेती करने के लिए, बाहर निकल जाए, पैसे मांगने जाता है तो बाहर नहीं निकल सकता, 144 तक जाता है। इस हालत के अंदर ना एजुकेशन कर पाए, उसके बाद भी पूरे देश में जगह जगह हर संगठन बाहर निकल रहा है इसके विरोध में। तो कम से कम अब तो मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये अगर किसानों के भले की बात कर रहे हैं, हमारे भले की बात कर रहे हैं, तो हमसे पहले बात कर लो, अपने ही लोगों से बात कर लो जो किसान की बात करते हैं, फिर आगे चलो। ये जो अगर आप एक एक इसके क्लॉज देखोगे, ये तो पूरा किसान विरोधी नहीं, किसान को बर्बाद कर देगा। केवल कॉर्पोरेट के लिए है ये कानून ले आई सरकार जल्दबाजी में, और इसे जो हिंदी में इसका जो तर्जुमा किया गया है, अंग्रेजी में तो हम सब लोग जानते हैं, बड़ा आसान लगता है। इसमें जो भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो इस तरह से कहता है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जहां किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है, जो प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार प्रणाली के माध्यम से पारिश्रमिक मूल्यों की सुविधा देता है, या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों या जिनको बाजार बनाया जाए उनके बाहर किसानों की उपज की कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसके अलावा अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और उससे जुड़े हुए मामलों का आकस्मिक उपचार के लिए भी सुविधाजनक ढांचा प्रदान करेगा। तो इस तरह की मुश्किलात वाली जो भाषा हिंदी में भी, तो आपको लगता है कि अगर इस पे थोड़ी चर्चा पहले हो जाती, कोई ड्राफ्ट आ जाता जिसमें तमाम सारे जो पक्ष हैं, किसान हो, आप जैसे एकेडमिशियन हो, एक्सपर्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, और सरकार के भी जो पॉलिसी मेकर है, वो सब चर्चाओं को साझा करके उसको बेहतर उसका ढांचा तैयार करते? आपका क्या मानना है जल्दबाजी वाले मसले पे और बिना चर्चा किए इस तरह का कानून लाना? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इस अध्यादेश के बारे में जी, एक तो जो है इसको मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसको बहुत जल्दीबाजी में लाया गया है जी। देखिए, 2003 से ये मॉडल मार्केट एक्ट की बात चल रही है और उसके बाद काफी इसमें आगे नए सुझाव आते रहे
और जितनी कमेटी बनी, सरकार की कई सारी कमेटी बनी, स्वामीनाथन जो कमीशन था, फार्मर्स कमीशन, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें एक अल्टरनेट बाजार दिया जाए। उनमें तो सबने ये कहा था कि एपीएमसी मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस अध्यादेश के जा रहे एपीएमसी मार्केट को खत्म नहीं किया गया है, एक नया एक ऑप्शन और दिया गया है। जैसे बिहार में था कि वहां पे एपीएमसी तो खत्म हो गई, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं दिया गया था। यहाँ पे अभी ऑप्शन आपके पास एपीएमसी है, जिसको अच्छा नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल जिसे अच्छा नहीं लग रहा है ये नया अध्यादेश, वो एपीएमसी में जा सकते हैं आराम से, और एपीएमसी की मंडी से जो भी फायदे हो सकते हैं वो ले सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि जो इससे कंपटीशन होगा, एपीएमसी ना ओवर द इयर्स हमने मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया, हर कमोडिटी के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं हमने चेंज करी किसी तरह, चाहे वो एपीएमसी वाली हो चाहे प्राइवेट मार्केट की बात हो। तो यहाँ पे इससे ये बेनिफिट हो सकता है कि जो एपीएमसी मार्केट्स हैं वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, अच्छे इंसेंटिव्स देंगे किसानों को, जिससे वो भी अपने एक एज ए कंपटीटर की तरह आने लगेंगे मार्केट में। तो ये मैं सोचता हूं कि अध्यादेश से किसान को जरूर फायदा होगा। नंबर 2 जो मैं कहना चाहता हूं कि जल्दीबाजी में लाया गया, कोरोना के टाइम पे क्यों लाया गया, ये मेरी जो समझ है, देखिए उस समय जो पेरिशेबल कमोडिटीज थी उनकी वैल्यू चेन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, मार्केट में किसान ला नहीं पा रहा था सामान अपना, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हो रही थी ठीक तरीके से। तो ऐसे में जो प्रोड्यूस को मार्केट में ना लाके जो अगर जो बायर है वो किसानों से जाके खरीद ले, ये उस समय के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी था उस समय। और मार्केट जो थी वो मंडियां बंद थी, कहीं पे ऑड एंड इवन चल रहा था, तो बड़ी समस्याएं हो रही थी उस टाइम पे। उस समय के हिसाब से अगर उस परिस्थितियों को आप समझें, अब तो काफी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन को अगर ध्यान में रख के सोचें तो ये उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये न तो बहुत जल्दीबाजी में था, क्योंकि पिछले कई सालों से हम 17 सालों से इस पे डिस्कस कर रहे हैं, और हर कोई ये कहता था कि किसान को जरूरी क्यों है कि हम एपीएमसी में ही जाएं, उसको ऑप्शन देना चाहिए, हर व्यक्ति और किसान ये कहता था। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के भीतर और पूरे देश में आप अपना व्यापार कर सकते हैं, कोई आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी, और आप उसको पूरा काम जो भी खरीद बिक्री आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ जो है जो मंडी का डिफाइंड एरिया होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत जो मंडी परिसर है या जो डिफाइंड एरिया है मंडी का, उसके बाहर आप करेंगे। दूसरे इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया है एग्रीकल्चर ट्रेड, क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो तो राज्य की सूची में आती है, उसमें केंद्र एपीएमसी को ना हटा सकता ना उसको खत्म कर सकता। तो यहाँ ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो समवर्ती सूची में है, जो केंद्र का अधिकार है। तो इसलिए इसमें पूरा का पूरा जो चलता है सिस्टम हो। और दूसरे ये सिर्फ फसलों से संबंधित नहीं है, फार्मर प्रोड्यूस की बात की है। फार्मर प्रोड्यूस में आपका फल भी है, सब्जियां भी है, दूध भी है, मछली भी है, इवन आपके जो पशु हैं उनका ट्रेड भी है, पोल्ट्री भी है, तो सारा कुछ है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये, हाँ एक इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि जो ये बाहर बाजार होंगे उसमें किसी भी तरीके का जो टैक्स या शुल्क राज्य सरकार नहीं लगा सकती, जबकि जो मंडी में एपीएमसी का शुल्क है वो 2% से लेके 1.5% से लेके 6% तक है। तो उसके मुकाबले हो सकता है कि जो बायर है वो बाहर किसानों को ज्यादा दाम दे दे, क्योंकि उसको वो कर नहीं चुकाना। तो ये आपको लगता है कि कई बार किसानों के लिए फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि 85-86% हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है जी, 1 हेक्टेयर से नीचे उनकी जोत है जी, किसानों की। अब उसी 1 हेक्टेयर के अंदर अंदर वो अपना अनाज भी लगाएगा, वो पशु के ऊपर जीवित है, दूध पे जीवित है तो चारा भी लगाएगा और सब्जी भी लगाएगा जी। अपने खाने पीने का अनाज निकालने के बाद मुश्किल से 10-15 क्विंटल एक आदमी के पास होता है बेचने के लिए। उसके पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है मंडी लेके जाने के लिए। हाँ। वो बाहर कहां तलाशेगा कि मैं कलकत्ता लेके जाऊं, कहां लेके जाऊं। ये जो उद्योगपति ट्रेड कर रहे हैं, जो आपने बिल्कुल एम्फेसिस वो करेक्ट किया, ट्रेड जो कर रहे हैं, जो 10 ट्रक खरीद के लेके जाएंगे यहां से बंबई, कलकत्ता, उनके लिए बेनिफिशियल है, जो एफपीओ की कैटेगरी में आ जाएंगे उस समय। आज एक किसान वो 10 क्विंटल अपना कहां बेचेगा? मेरे पास टमाटर अगर 2 टोकरी निकल रहा है,
एक टोकरी बैंगन निकल रहा है, एक गठरी पालक निकल रही है, मैं कहां लेके जाऊंगा उसको? मुझे शाम को फिर वापस आना तोड़ने के लिए अगले दिन के लिए। तो वो किसान जो है इस चक्रों में नहीं पड़ सकता है। और जहां पर अभी जोशी जी ने कहा, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी। उन्होंने कहा कि इस समय देखा कि फल नहीं आ सकता, सब्जी नहीं आ सकती। उस समय ये भी देखा होगा कि कोरोना के अंदर किसान बाहर निकल रहा, उसका गेहूं भी नहीं बिक रहा है जी। उसका मक्का आधे रेट पे बिक रहा है। हमारी जो डिमांड है आज 15-17 साल नहीं, हमेशा से एमएसपी की गारंटी दो। एक अध्यादेश उस पर ले आते, हमें लगता है हमने देश की सेवा करी है कोरोना में, हमें खुद लाभ मिल गया है कि गारंटी से कम कोई लेगा नहीं। जोशी जी, ये जैसे आपने जिक्र भी किया था कि जो किसान है उसके पास ज्यादा विकल्प होंगे, और आप कह रहे हैं कि पिछले करीब 1.5 दशक से जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बात हो रही थी, मॉडल मार्केटिंग एक्ट लाया जाए, क्योंकि पहले जो सारा जोर था वो उत्पादन के ऊपर था। देश में बड़े पैमाने पर लगभग 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी नीचे की जोत है, और जैसे वीएम सिंह कह रहे थे, ऐसे एक तो ये किसान बड़े कारोबारियों के हाथ में एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। दूसरा जो बड़ा मसला जो किसानों के जेहन में है वो ये है कि इन पूरे कानून में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात नहीं की गई है कि आप खरीदिए बाहर, लेकिन आप एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। जो ये किसानों के अंदर डर गया है, क्योंकि उसमें कहीं भी पूरे कानून में इस शब्द का एक बार भी उपयोग नहीं है एमएसपी का, दाम को लेकर के। दाम में वो बल्कि ये भी कहता है इंडिकेशन हमें जो एपीएमसी मार्केट है वहीं से आएंगी। तो ये इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जो अभी सिंह साहब ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि छोटे किसान, मझले किसान जिनकी 1 हेक्टेयर से जमीन कम है, लगभग 65% से 70% तक ऐसे किसान हैं जिनकी जो जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे किसानों को किस तरह से फायदा होगा? ये ऐसा है कि सिर्फ ऑर्डिनेंस बनाने से कोई काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें और आगे की सोचनी होगी। देखिए, जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन न करें। तो एक साइड में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ से जो भी बायर है, वो जब तक दोनों पार्टियां बराबर प्लेटफॉर्म में नहीं होंगी तो सही तरह से बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो एफपीओ को हमें बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। क्लस्टर फार्मिंग की ओर हमें जोर देना पड़ेगा। जैसे आजकल ये आ रहा है कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो जिससे बल्क सप्लाई हो सके। ऐसा जिससे छोटे छोटे किसान हैं उनका थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस होगा, 10 किलो 15 किलो। अगर क्लस्टर फार्मिंग होती है, सब लोग मिला देते हैं उसको, तो उनका काफी हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो जाता है। तीसरा जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर हम प्रमोट करें, जो तीसरा जो अमेंडमेंट जो ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लाई है, तो इसको हमको इस सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे होती है उसमें हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह के जो मार्केट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूं, जो मेरी सोच है कि हमें कुछ अब इस तरह का सोचना चाहिए कि कमोडिटी का फेडरेशन लाना चाहिए, डिफरेंट कमोडिटी की फेडरेशन बने। अगर कमोडिटीज को हम फेडरेट करें, उसमें फार्मर जुड़े हैं उसमें। देखिए, एग्रीकल्चर को हमें अब एग्री बिजनेस प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। हमें किसान को ये समझाना है, और मैं सोचता हूं सिंह साहब जरूर इस बात को मेरी मानेंगे कि एग्रीकल्चर को हमें जब तक एग्री बिजनेस प्रोफेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम इसमें तरक्की नहीं कर सकते हैं। और हम हमेशा एमएसपी पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हम क्यों ना एमएसपी से ज्यादा की बात सोचें। हम हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी से ज्यादा की बात सोचें। जब तक एमएसपी से ज्यादा की बात नहीं सोचेंगे, मैं बता रहा हूं, हमने एक एनालिसिस करी थी, कई कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें जो है प्राइसेज एमएसपी से, फार्म हार्वेस्ट प्राइस एमएसपी से ज्यादा होता है। इवन ड्यूरिंग जिस समय पल्स के हम देख रहे थे उसमें एमएसपी से ज्यादा प्राइसेस था। तो हम हमेशा एमएसपी को बीच में ले आते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है किसान को किस तरह से ज्यादा प्राइस मिले। अगर हम इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, मार्केटिंग की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, जहां उसको टैक्स ना देना पड़े, तो किसान को ज्यादा प्राइस मिल सकता है और कंज्यूमर को सस्ते में दाम मिल सकता है। तो ये बैक एंड में हमें इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, फ्रंट एंड में भी हमको रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब तक हम फ्रंट एंड में रिफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे जो बल्क बायर हैं, बिग रिटेलर्स हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, अगर ये सुविधा हम आगे को नहीं बढ़ाएंगे तो ये ऑर्डिनेंस लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ये देखिए कि पहले कोऑपरेटिव थे, लेकिन कोऑपरेटिव को नाकाम किया। तमाम सारे जो उस तरीके की पॉलिटिक्स थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने, अब उसी पैटर्न पे हम लोग एफपीओ की बात कर रहे हैं। देखने में अभी तो अच्छा लग रहा है, देख लेंगे आगे दिनों में क्या होगा। लेकिन वीएम सिंह जी, ये बताइए कि ये तो कानून आ रहा है, तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं। कल को इसमें जो प्रावधान किया गया है कि
अगर कोई डिस्प्यूट होता है दो पार्टियों के बीच में, यहाँ पार्टी एक तो किसान है बेचने वाला, एक खरीदने वाला ट्रेडर है, और ट्रेडर को भी यहाँ उस तरह से डिफाइन नहीं किया, उसमें कह दिया कि आपके पास अगर एक पैन कार्ड है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है तो आप खरीद सकते हैं। उसका कोई आपकी क्या कैपेसिटी होगी, आपका जो है बैकअप कैसा है फाइनेंशियली क्या नहीं, उस पर अभी बात इसमें डिटेल में नहीं हो सकता है, जब रूल आए तब बात हो। लेकिन जो विवाद का निपटारे की जो प्रक्रिया बनाई गई है वो मुझे तो लग रहा है बहुत जटिल है, क्योंकि आप देखिए कि ये बात शुरू होती है एसडीएम से, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, एक कंसिलिएशन का जो बोर्ड बनेगा वो हल करते करते केंद्र सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का ऑफिसर होता है वहां तक आएगा, किसान पटवारी तक तो पहुंच नहीं पाता, तो वो एक एसडीएम उसकी कितनी सुनेगा। आपको क्या लगता है ये जो विवाद निपटारे का जो इसका जो हिस्सा है वो कितना जटिल है? विवाद निपटारा बाद में आएगा, पहले आएगा पैसे का। जी, जब मैं मंडी में लेकर जाता हूं, जी, सपोज मैं 1 मिनट के लिए यहां से मैं बंबई ले गया और वहां पर 3 वर्किंग डेज के अंदर मुझे पैसा मिलेगा। हाँ, हम गन्ना किसान 14 वर्किंग डेज, हमारे 14 महीने हो जाते हैं भाई। कोर्ट से हमें मिलता है तो मिलता है, यहां तो कहते हैं सेक्शन 10-15 कहता है कोर्ट आप जा नहीं सकते। अब बात आती है कंसिलिएशन की। कंसिलिएशन की कमेटी बनाता है एसडीएम अपने हिसाब से, जो दोनों पार्टीज के लिए लोग भी वहीं से होंगे। अगर 7 दिन में लोग नहीं देते हैं तो फिर उन्हीं के आदमी रहेंगे। उसकी अपील जाएगी फिर एसडीएम के यहां, उसकी अपील जाएगी कलेक्टर के यहां, और उसके बाद अगर एडवाइजर के पास जाती है और ये 10 महीने अपीलें होती हैं, और उसके बाद क्या मिलता है? रिकवरी सर्टिफिकेट। फिर लैंड एरियाज की तरह फिर आप उनके ऊपर मुकदमा करिए। तो मैंने भाई कौन सा गुनाह कर दिया कि अगर मैंने 10 बोरे गेहूं बेच दिए हैं तो मैं 1 साल यही करता रहूंगा पैसे लेने के लिए, और बाद में आपने एक झुंझुना लगा दिया कि 25,000 से कम नहीं मिलेगा आपको, पेनल्टी भी साथ मिलेगी। अरे 1 साल में यही काम करूंगा। हमने तो देख लिया ना 70 साल से करके अपने गन्ने के अंदर। तो ये जोशी जी, ये जो डिस्प्यूट वाला पोर्शन है इसका कानून का, वो थोड़ा जटिल नहीं लगता आपको? दूसरे जो खरीदार होगा उसका जो भी क्रेडेंशियल होगा, उसके लिए सिर्फ एक पैन कार्ड कैसे साबित कर देगा कि ये आदमी इतना बड़ा ट्रेडर है, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है बाई करने की, टाइमली पेमेंट होगा? क्योंकि कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है वहां, कम से कम एपीएमसी बोर्ड है या फिर आड़ती जो वहां पर रजिस्टर्ड है एपीएमसी में और एफसीआई के बिहाफ पे या बाकियों के बिहाफ पे खरीदता है, और किसान को पेमेंट वहां से डायरेक्ट भी करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट का जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो काफी जटिल भी है, और ये किसान की पहुंच से तो दूर है, मुझे तो ऐसा लगता है। और जैसे वीएम सिंह जी भी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, और हमको ये बनाना होगा कि देखिए ये जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, ये ज्यादातर ट्रस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो बायर एंड सेलर में ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है। आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या मिल्क का कोऑपरेटिव सिस्टम है या फिशरीज सेक्टर में है, तो ये ट्रस्ट पे बिल्डअप होते हैं। ओवर टाइम जो है ट्रस्ट होता है बायर को एंड सेलर को। तो अगर एक बार धोखा देगा अगर बायर, तो अगली बार से किसान कभी भी उसको नहीं अपना प्रोड्यूस बेचेगा। तो ये जो समस्या तो जटिल है कि किस तरह से ये रिजॉल्व होगा एज ए थ्रू एसडीएम के थ्रू। परंतु अगर हम ये देखेंगे कि ये आपस में दोनों का समझौता ठीक तरह से होता है जो बायर एंड सेलर का है, उसके लिए एक प्रक्रिया हमें बनानी पड़ेगी। नगद पेमेंट क्यों ना हो, नगद पेमेंट क्यों ना हो सीधा? नहीं, नगद पेमेंट का तो उसी दिन पेमेंट हो या 3 दिन के अंदर पेमेंट। 3 दिन का मामला तो मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए कि वो प्रोड्यूस को तब उठाए जब पेमेंट हो जाए किसान को। बिल्कुल सही। तो ये क्योंकि किसान की उसमें होल्डिंग कैपेसिटी और उसमें रहे वो तब तक जो है। और जहां तक प्राइस का मैं एक कमेंट आपसे वीएम सिंह जी लूंगा, जो है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या ये एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है या इसमें किसान अभी भी जो मुख्य भूमिका निभा पाएगा? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। इनकम टैक्स की आप फॉर्म्स देख लीजिए, एक्ट देख लीजिए, उसको बिल्कुल सरल बनाने की बात हो रही है और किसान को उलझाने की बात हो रही है। अब आप बताइए कौन सा किसान जो है वो जाएगा पिटीशन करने के लिए एसडीएम के यहां, जी मेरे टमाटर की 2 टोकरियां थी, मुझे पेमेंट करा दो। या आपने जैसे कहा एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, इनकम टैक्स पे ही है, वो खरीद कर रहा है 2 करोड़ रुपए के लिए, रिकवरी कहां से कर लोगे? ये तो जो है ना केवल बेवकूफ बनाने की बात है। और केवल एफपीओ जो है, एफपीओ में तीनों आदेश अगर आप देखेंगे, अध्यादेश देखेंगे, किसान को मानते हैं, किसान की वैल्यू होगी एफपीओ की, वही जो है आर्बिट्रेटर होगा, एग्रीगेटर होगा, वही किसान होगा। इसमें तो इतना विरोधाभास है। जोशी जी, आपका एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कि ये
जो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी, ये फार्मर प्रोड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एफपीओ, तो ये आपको लगता है कि हमें जो ये सक्सेसफुल फॉर्मूला साबित होगा? आपका क्या मानना है? मुझे मौजूदा तो लगता है ये सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है। एक ओर से एपीएमसी है आपके पास, एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है। अगर एपीएमसी खत्म हो जाती तब ये जितने भी सवाल उठते हैं वो जायज हैं। एपीएमसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये एक एडिशनल ऑप्शन दिया है। और ये देखिए, आप देखिए दूध के क्षेत्र में देख लीजिए या पोल्ट्री के क्षेत्र में देख लीजिए, पिगरी में देख लीजिए, गोटरी में देख लीजिए, कहीं भी एपीएमसी में नहीं जाता। तो ये समय हमारे पास बहुत कम है। जोशी जी और वीएम सिंह जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और ये इतना बड़ा विवादित जो अध्यादेश है जिसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं किसान, बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अपने पक्ष रखने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी जो है ये मुझे लगता है कि ये चर्चा भी जारी रहेगी इस मसले के ऊपर। लोगों के बीच में, किसानों के बीच में उनके आंदोलन अभी होंगे। पार्लियामेंट का जब सत्र आएगा उसमें ये अध्यादेश रखा जाएगा और हमें लगता है कि संसद में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो शायद इसके ऊपर कुछ बेहतर रास्ता निकालें। लेकिन अभी तक जो राय बन रही है वो ये है कि ये मौजूदा स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, किसान उससे सहमत नहीं है। और जो एकेडमिशियन है वो जरूर कह रहे हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा हम वाकई सही दिशा में हैं या इसमें दिक्कतें होंगी। हिंद किसान की बात में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर एक नए विषय के साथ हम आपको मिलेंगे नए एपिसोड में। आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार।